चंद कमिश्नर और बाकी लोगों के आरपीओस के यहाँ से छुट्टियों पर जाने से अंदाजा हो चुका है कि ये धांधली नहीं धांधला था। अब अंदाजा कीजिए कि कैसी हुकूमत है कि जिसके ऊपर पूरी दुनिया को अब यकीन ही नहीं रहा, जिसमें गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर जो हैं वो 5 करोड़ 40 लाख डॉलर की कमी हो चुकी है। आपके मुल्क के साथ क्या ज्यादती हुई, आपको काकड़ साहब से पूछना होगा। सारी अवाम का फैसला ये है कि पीटीआई हुकूमत बनाए, लेकिन पीटीआई को तो हुकूमत ही नहीं दी गई कि कर्जों की सतह जो है वो खतरनाक हद तक पहुंचने के बाद पाकिस्तान एक नागुज़ीर डिफॉल्ट के संगीन इम्कान का सामना है। दूसरी तरफ बिजली और गैस के नरखों में मुसलसल इजाफे अवाम को परेशानियों में मजीद इजाफा कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर हसन जावेद और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। पाकिस्तान के इंतखाबात के बाद उठने वाले सवालात इंतहाई अहम हैं और होश उड़ा देने वाले। पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि ये दोनों बातों के अंदर सबसे अहम बात यह है कि एक तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है जो कि लीड कर रही है कि आपकी मईशत ने लाल झंडा दिखा दिया है। बिलावल भुट्टो के इस बयान के बाद आपको पता चल जाएगा कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मुमकिन नहीं हो रही जब तक कि उनको आपस में बिठाया ना जा सके। बिलावल भुट्टो के इस बयान पर जरा गौर कर लें, जिसमें वो कहते हैं पाकिस्तानी अवाम ने किसी एक जमात को हुकूमत करने के लिए अक्सरियत ही नहीं दी। उन्होंने कहा कि अवाम ने पैगाम दिया कि इस मुल्क को एक जमात नहीं चला सकती। गलत, मुकम्मल तौर पे बात गलत है। 202 के करीब तकरीबन अगर आपने ये जो फॉर्म 45 के तहत आप सीट्स देखें तो क्लीन स्वीप बनता है। आपके कमिश्नर साहब ने सब राज खोल दिए। चंद कमिश्नर और बाकी लोगों के आरपीओस के यहाँ से छुट्टियों पर जाने से अंदाजा हो चुका है कि ये धांधली नहीं धांधला था। और इसके बाद से आपको पता चल गया कि सारी अवाम का फैसला क्या है। सारी अवाम का फैसला ये है कि पीटीआई हुकूमत बनाए, लेकिन पीटीआई को तो हुकूमत ही नहीं दी गई और पीटीआई से जो है उसका निशान लेकर उसको पार्टी बदर कर दिया गया। अब जब वो पार्टी बदर हो गया तो आपके सामने नताइज आ चुके हैं। तो अब ये कह रहे हैं भुट्टो साहब, वो ये कह रहे हैं कि फैसला साजी जो है वो बड़ी जरूरी है, लेकिन किसी अवाम ने किसी एक को इख्तियार नहीं दिया। बड़ी गलत बात है। आपके पास तो सिर्फ 54 सीट्स हैं, जबकि जो है वो पीटीआई इस टाइम पे क्लीन स्वीप की हालत में है और वो सुन्नी इत्तेहाद के साथ जो है वो इत्तेहाद किए जा रही है। और उसके बावजूद आप जो है वो मखसूस सीटें उनसे छीनेंगे, सेनेट में उनके साथ हाथ करने जा रहे हैं। वो हाथ आपके साथ हो जाए एक अलग बात है। बिलावल भुट्टो साहब को जो है वो मैं इन सब से अलग करता हूं, उनके बाद वालिद जरदारी साहब से उनको अलग रखता हूं और मैं फ्यूचर में उनका मुस्तकबिल सियासी तौर पे बेहतरीन देखता हूं। लेकिन उनको ये बात को जो है वो रिविजिट करना होगा कि जिस पर उन्होंने ये कहा कि सबको मिलकर फैसला साजी करनी होगी। मेरा ख्याल है ये जो जुमला है ये उनका अपना नहीं है, ये जहां से डिक्टेट हो रहे हैं ये वहां से कह रहे हैं। अब वो कहते हैं कि पार्लियामान ने या अवाम ने, पार्लियामान नहीं अवाम ने किसी एक को इख्तियार ही नहीं दिया। वो कह रहे हैं कि अगर नून लीग पीटीआई को हुकूमत करना है तो एक दूसरे के साथ मिलना पड़ेगा। यानी ये फोर्सफुली पीटीआई को कहा गया है कि आप जो है वो नून लीग भी बैठे, पीटीआई भी बैठे और पीपल्स पार्टी भी बैठे और सब लोग जो हैं वो हुकूमत को संभालें। ऐसा मुमकिन इसलिए नजर नहीं आ रहा क्योंकि माशी हालात अच्छे नहीं है। वो आगे चल के मैं आपको बताता हूं। इसे कहते हैं एक नैरेटिव बिल्डिंग। एक नैरेटिव आपके सामने दे दिया गया है। एक नया नैरेटिव है जो कि जरदारी साहब ने बहुत पहले कह दिया था कि अब जो है वो सारे की सारी एक कौमी हुकूमत बनेगी, एक नेशनल गवर्नमेंट बनेगी, एक कौमी हुकूमत साजी की तरफ हमें जाना होगा जिसमें सारों का शेयर, सारों का हिस्सा होगा। हिस्सा बकदर जुस्सा होना हो, लेकिन हिस्सा हो सबका होगा। चुनांचे किसी की भी हुकूमत नहीं बनेगी आने वाले वक्तों में। अब असल सवाल यह है, पूछने वाला यह है कि क्या आवाम की वाकई ये मंशा है कि यकजहती में बात करने वाले बिलावल भुट्टो ये इस चीज को मानने को तैयार है। दूसरा दिलचस्प बयान जो सुनने को मिला तो इसके मुताबिक वो कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून को मैं अपनी शराइत पर वोट दूंगा, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नून लीग के खेल का तख्ता ही पलट दिया। अब जो इन्होंने दूसरी बात की कि मैं अपने शराइत पर वोट दूंगा, तो इसकी आपको समझ तो आ गई कि सारी की सारी जो फेडरल के अंदर जहां पर उंगलियां नहीं उठाई जाती वो पोजीशन उठा ली। यानी सदर, गवर्नर, जो है वो स्पीकर कौमी असेंबली, चेयरमैन सेनेट एंड सो ऑन सो फोर्थ,
اور اپنے لیے میکسیمم وہ جو ہے وہ خارجہ کے لیے جائیں گے، جو کہ زرداری صاحب نے ان کے بارے میں پلان کر رکھا ہے۔ بہرحال یہ تو معاملہ ہو گیا، لیکن اسی طریقے سے 3 سیٹیں گر چکی ہیں مسلم لیگ نون کی دوبارہ، یعنی ان کا ووٹ بینک مسلسل جو سیٹیں، جو 60 سیٹیں تھی یا 69 آپ کر لیں، میرے مطابق تو اتنی بھی نہیں بنتی، 3 اور گر گئی، اور 3 جو ہے وہ جا کر پی ٹی آئی میں گر گئے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ مسلسل سیٹیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ ہائی کورٹ نے نون لیگ کے کھیل کا جو تختہ پلٹا ہے، نون لیگ کے 3 امیدواروں کی جیت کے نوٹیفیکیشن معطل کر دیے گئے ہیں۔ دوسری جانب پی ٹی آئی نے اپنے امیدوار کو سنی اتحاد میں شمولیت کی گرین سگنل دے دیا، کام سٹرکچر شروع ہو چکا ہے، نظام چلنا شروع ہو چکا ہے، سارے جو ہے وہ نوٹیفیکیشن مکمل ہیں۔ صاحبزادہ حامد رضا نے مکمل طور پہ کہا ہے کہ جو حکم ہوگا چیئرمین پی ٹی آئی کا ہوگا، اور جیسے سٹرکچر بنے گا ویسے ہوگا، اور انہوں نے اپلیکیشنز بھی دے دی ہیں تاکہ ان کے جو مخصوص سیٹیں وہ ان کو مل جائیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کیا کرتا ہے۔ خیر یہ سیاسی بیان بازی تو شاید کسی کو بھی سمجھ میں نہ آئے، لیکن یہ سٹیبلٹی نہیں ہے، ابھی تک متفق ہو کر نہیں بیٹھے۔ پی ٹی آئی تو اپوزیشن کرے گی ہی کرے گی، لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ زبردستی ان اینی کیس دونوں پی ایم ایل این نون کو کہیں نہیں جانے دیا جائے گا۔ ان کو 24 ریویو کرا کے جانا ہے، بجٹ میں کرا کے جانا ہے، اور اس کے بعد عوام کا غیظ و غضب دیکھنا ہوگا، جو میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ اب یہ رہی یہ اب تک کی معاملات۔ اب پاکستان کی معاشی بدحالی کی داستان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسلام آباد میں مقیم ایک تھنک ٹینک پاکستان کی معاشی حالت پر ایک سنگین نقطہ نظر پیش کیا، جس میں اس کے قرضوں کی صورتحال کو شدید المناک بیان کیا گیا۔ بین الاقوامی مالیاتی ادارے کے مطابق کسی قسم کی بھی اس کی تشخیص نہیں ہو سکتی، ایک سنگین حد تک پہنچ چکا ہے، کیونکہ قرضوں کی سطح جو ہے وہ خطرناک حد تک پہنچنے کے بعد پاکستان ایک ناگزیر ڈیفالٹ کے سنگین امکان کا سامنا ہے۔ جو موٹی بات میں آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں، جو میں نے آپ کو ہری جھنڈی کی بات کی، سبز جھنڈے کی بات کی، کہ یہ ریڈ فلیگ جو ہے وہ اب ہو چکا ہے، آپ تیار ہو جائیں، ایک ناگزیر ڈیفالٹ آنے والا ہے جس کو irreversible ڈیفالٹ ہے، یا اس کے لیے آپ کو تیار ہونا پڑے گا، جو تباہ کن معاشی سپائرل کو متحرک کر سکتا ہے۔ پاکستان کا فی کس قرضہ 2011 کے اندر $823 تھا، 2023 میں 36% بڑھ کر $1,122 ہو گیا۔ اس ٹائم فریم کے دوران پاکستان کی فی کس جی ڈی پی میں 2011 میں تقریباً $1,02,095 اور 2023 میں $1,02,023 تک جو ہے معاملات بڑھا، اور اس میں 6% کی کمی دیکھی گئی۔ پاکستان میں قرضوں اور آمدنی کی شرح نمو کے درمیان فرق فائنانسنگ کے بڑھتے ہوئے فرق کی نشاندہی کرتا ہے، جس کی وجہ سے اضافی قرض لینے کی ضرورت ہے۔ اب یہ قرض بڑھتا چلا جائے گا اور آپ جو ہے وہ فائنانسنگ دیکھتے رہیں گے۔ یہ میں صرف آپ کو اب تک کی صورتحال بتا رہا ہوں۔ ایک تقابلی مثال سے پتہ چلتا ہے کہ 2011 میں نوزائیدہ کو وراثت کا قرضہ ملا، جو حکومت نوزائیدہ حکومت تھی، اس کا جو قرضہ تھا تقریباً 2023 میں 70.777 تھا، اور قرض جو تقریباً تھا 3,21,000 سے بڑھ کر تقریباً 3,41,000 ہو گیا۔ ایک اس کو اس طریقے سے فوری قرضوں کو برداشت نہیں کیا جا سکتا تھا، جو کہ تقریباً 4.5 گنا اضافہ ہو چکا۔ ادارہ شماریات نے ملک میں مہنگائی سے متعلق ماہانہ رپورٹ جاری کر دی ہے، جس کے مطابق جنوری کے دوران مہنگائی کی شرح 28.34 ہوگی، یہ لیکن میرے محتاط اندازے کے مطابق یہ شرح تقریباً 30% کے قریب ریکارڈ کی گئی ہے۔ اور ادارہ شماریات کے مطابق، کیونکہ وہ محتاط چل رہے ہیں اور آپ کو اندازہ میں بتا رہا ہوں، لیکن مختلف رپورٹس کے مطابق جو ٹوٹل ایکومولیٹو ریزلٹ نکل رہا ہے وہ 30 کے قریب ہے، جس سے شرح جو ہے وہ بڑھ چکی ہے، اور آپ کی جو شرح خرید و فروخت ہے، جو چھوٹی چھوٹی انڈے، ڈبل روٹی وغیرہ وغیرہ، ان کی سپائک ہائک جو ہے وہ ریٹ بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ ماہانہ بنیادوں پہ دیہی علاقوں میں مہنگائی تقریباً 1.87 کے قریب بڑھ گئی، جبکہ شہری علاقوں میں مہنگائی 1.41% کے اضافہ ہوا۔ سالانہ بنیادوں پر اضافے کی بات کی جائے تو ایک سال میں بجلی کے نرخوں میں 70.5% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ ایک سال کے عرصے میں سبزیاں 79.7%، قریب 80% ہو گئی۔ چینی جو ہے وہ 54.6%، گڑ 49.7%،
चाय 43.4%, और दाल माश की कीमत 41.7% का इजाफा हुआ। दूसरी तरफ बिजली और गैस के नरखों में मुसलसल इजाफे आवाम को परेशानियों में मजीद इजाफा कर रहा। इस पर सितम ज़रीफी की इंतहा देखें कि नेपरा दस्तावेज के मुताबिक जनवरी 2024 में डीजल से सबसे ज्यादा महंगी बिजली पैदा की गई। अंदाजा कीजिए कि डीजल जो हमारी पहुंच में नहीं है उससे ही बिजली पैदा की जा रही है, जिसकी फी यूनिट लागत 45 रुपए 61 पैसे रही। जनवरी 2024 में डीजल ने 1.22% बिजली पैदा की गई। दस्तावेज के मुताबिक पता चलता है कि गुज़श्ता माह फर्नेस ऑयल से पैदा करदा बिजली की फी यूनिट लागत 35 रुपए 44 पैसे रही। जनवरी में फर्नेस ऑयल से 9.3% बिजली पैदा की गई। और फिर यह खबर भी सुन ले कि मुल्क के गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में 5 करोड़ 40 लाख डॉलर की कमी हो गई है। आप अंदाजा कीजिए कि कैसी हुकूमत है कि जिसके ऊपर पूरी दुनिया को अब यकीन ही नहीं रहा, जिसमें गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर जो हैं वो 5 करोड़ 40 लाख डॉलर की कमी हो चुकी है। स्टेट बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस कमी के बाद गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर की मजमूई मालियत 13 अरब 26 करोड़ डॉलर रिकॉर्ड की गई। तर्जुमान मरकजी बैंक ने कहा है कि स्टेट बैंक के गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर 8 अरब 21 करोड़ डॉलर रह गए हैं। अब अंदाजा कर लीजिए, ये सिर्फ वो हैं जो कि अभी भी ले दे के हैं, विंडो ड्रेसिंग के हैं, दिखाने के पैसे हैं। आपके पास पैसे नहीं है। और याद रखिए कि इस जो नाजायज इंटरम गवर्नमेंट ने भी 8 अरब 21 करोड़ तक का आपसे और कर्जा ले चुके हैं, और जो हाई इंटरेस्ट रेट पर है। आपके मुल्क के साथ क्या ज्यादती हुई, आपको काकड़ साहब से पूछना होगा। जबकि निजी बैंकों के पास गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर 5 अरब 4 करोड़ डॉलर मौजूद हैं। यह आपका माशी मंजरनामा मैंने आपके सामने पेश कर दिया। अब दो ही सूरतें हैं, किसी भी सूरत जो है वो पार्लियामान बनेगी और किसी भी सूरत जो है वो हुकूमत तो बनाई जानी है, क्योंकि 24th रिव्यू है और मईशत की हालत आपकी जो है वो मैंने बता दी। 8 अरब 21 करोड़ मांगे तांगे का है, और इतना रह गया हो तो सिर्फ और सिर्फ आपको मजीद मांगना है, और मजीद मांगने के लिए सिर्फ शहबाज शरीफ।